This conference will now be recorded. मृणाल करणार आहे का नाही? मृणाल, आपको हमारी आवाज आ रही है? मृणाल, आर यू देयर? मृणाल, हेलो 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 मृणाल, आर यू देयर? मृणाल, मेरी यस आवाज आ मृणाल, रही है? यस यू यस कैन अभी आ स्टार्ट। रही है मेरी आवाज? जी हाँ, आवाज आ रही है, यू कैन स्टार्ट ओके मृणाल। ओके। नमस्कार, मैं वैद्य मृणाल कुलकर्णी। आदरणीय वैद्य रेणुका गयाड़ मैडम के ज्ञान से, उनके चिकित्सा अनुभव से, कार्य से वैसे सभी परिचित है, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं उनका एक बार परिचय दूंगी। मैडम ने बीएमएस की पदवी औरंगाबाद से प्राप्त की है और पोस्ट ग्रेजुएशन नांदेड़ से किया है। वाघोली के कॉलेज में, पुणे वाघोली के कॉलेज में उन्होंने अनेक वर्ष अध्यापन का काम किया है और वाघोली के कैंसर रिसर्च सेंटर में 17 साल तक चिकित्सक का भी काम किया है। चरक निरूपण का भी वो अनेक साल उन्होंने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद से अनेक ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें से चिकित्सा कोविद, पंचकर्मा, इनमें से इन कोर्सेज से अनेक विद्यार्थियों ने मैडम के मार्गदर्शन का लाभ लिया है। पिछले साल मैडम को चरक पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ हम सबको मार्गदर्शित करने के लिए वैद्य रेणुका गयाड़ मैडम जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। कैलाशवासी बिंदु माधव पट्टी सर पुण्यतिथि के पुण्य स्मरण के कार्यक्रम में चरक उहन 2020 इसमें आज प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में मैं मेरा लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। पंचकर्म व्यापक के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पर आपके सामने मेरे अनुभव के साथ रखना चाहती हूँ। वैसे तो पंचकर्म व्यापक ये जो विषय मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ, उनमें से जो लेक्चर में मैं पॉइंट कवर करूंगी वो दो प्रकार के होंगे। एक तो कुछ सामान्य कारण है, सामान्य हेतु है, वो सभी पंचकर्म के व्यापक के लिए सामान्यतः उपस्थित होते हैं। उस कारण से वमन में भी व्यापद हो सकता है, विरेचन में भी हो सकता है, बस्ती में भी हो सकता है। इतना ही नहीं, रक्तमोक्षण और नस्य में भी उस कारण का विचार हमें करना चाहिए। और दूसरा जो भाग मेरे लेक्चर में होगा तो विशिष्ट कर्म के व्यापक के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य, इसमें से जो व्यापद आते हैं उसके बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। वैसे मुझे भी समझ में आ गया है कि ये विषय बहुत ही बड़ा है और 1 घंटे के अंदर मुझे ये प्रस्तुत करना है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी मुझे देने हैं, तो मैं उस हिसाब से आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। अगर हमें दोषों के शोधन की चिकित्सा करना है तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले हमें कौन से दोषों का शोधन करना है और उसके बाद में उस दोष का बल और जो शोधन हमें करना है उसके लिए वो रुग्ण का बल उस शोधन के लिए आवश्यक
होना आवश्यक है। जैसे प्रायः शोधन वाले जो बड़े दो उपक्रम है, वमन और विरेचन, इसमें रुग्ण बल को समझना बहुत आवश्यक होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है ये दोष अवस्था भी समझना। तो ये भी महत्वपूर्ण बात व्यापद न होने के लिए आवश्यक है। दूसरा और एक महत्व की जो बात है ये हमें समझना आवश्यक है, जो दोष बल और दोष अवस्था ये पूर्णतः रुग्ण के हेतु के ऊपर ही अवलंबित होते हैं। जैसे कि हेतु अगर बहुत है, एक ही दोषों को प्रकोप करने वाले 2-4 हेतु और उसकी कंसिस्टेंसी भी ज्यादा बहुत दिन से चल रहा है, तो दोषों का बल अधिक होता है। और जो उत्तम बलवान दोष होते हैं उनका दोषावशेषण करना ही आवश्यक है, वो लंघन पाचन से नहीं शमित होते। दूसरी बात यह है कि हेतु के अवलंब से ही दोषों की सामावस्था, निरामावस्था, उत्क्लेशित अवस्था, लीन दोषावस्था, ये अलग अलग बात हमें सामने आती है रुग्ण के ऊपर। तो उसके अनुसार भी हमें शोधन का विचार करना आवश्यक होता है, अन्यथा व्यापद हो सकते हैं, उसको भी हमें जानना है। अभी चरक सूत्र स्थान के 16 चैप्टर में एक श्लोक है, और जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा समझ में आता है कि हमने अगर लंघन पाचन शमन चिकित्सा कर ली तो दोष बार बार कुपित हो सकते हैं, बार बार व्याधि का पुनरुद्भव होता है। लेकिन अगर हमने संशोधन के साथ चिकित्सा की तो दोषों का पुनरुद्भव नहीं होता। ऐसा हमारा इस श्लोक से हमारा एक निश्चित रूप से हमें ये समझ में आता है। और एक बात ये श्लोक के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक कदाचित शब्द है। कदाचित ये शब्द हम पारिभाषिक अर्थ से हमारे नित्य प्रयोग में भी लाते हैं। कदाचित इसका अर्थ है टू बी और नॉट टू बी, हो सकता है नहीं हो सकता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर कदाचित की जो चक्रपाणी जी ने टीका दी है वो हमारे लिए, चिकित्सक के लिए, व्यापद न होने के लिए, रुग्ण की चिकित्सा परिपूर्ण होने के लिए समझना बहुत आवश्यक है। तो कदाचित की टीका यहाँ पर चक्रपाणी जी ने दी है वो है कदाचित इति अन्य हेतु प्राप्त्या। तो इसका मतलब है कि हमने शमन चिकित्सा की और हेतु पूरे बंद किए तो व्याधि का पुनरुद्भव नहीं होगा। वही बात शोधन के लिए भी है। जैसे हमने शोधन कर लिया और बार बार हेतु पुनः प्राप्त होने लगे तो व्याधि होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमने वसंत ऋतु में एक बार पूरे आयुष्य में वमन दे दिया तो आयुष्य भर कभी भी श्लेष्मा के व्याधि नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जिस व्याधि के लिए भी हमने वमन दिया है उस व्याधि का भी पुनरुद्भव अगर हेतु सेवन चलता रहे तो हो सकता है। ये बात हमें समझना चाहिए। और अगर ये समझते हुए, रुग्ण को ये समझाते हुए हमने अगर चिकित्सा परिपूर्ण की तो दोषों का पुनरुद्भव, व्याधि का पुनरुद्भव न होना या इसके साथ हमें शोधन का परिपूर्ण फायदा होना ये भी आवश्यक है। तो इस प्रकार भी हमें व्यापद या व्याधि पुनरुद्भव न होने के लिए इसको समझना आवश्यक है। इसका प्रयोग है कि हमें हेतु को समझना आवश्यक है। अभी दूसरा एक व्यापद का कारण है कौन से भी पंचकर्म में कि पूर्व कर्म ठीक से नहीं होना। तो पूर्व कर्म ठीक से नहीं होना, इसका परिणाम एक तो शोधन का अयोग हो सकता है, नहीं तो अतियोग हो सकता है, या मिथ्या योग हो सकता है, सम्यक दोष शोधन नहीं होता। दूसरा एक व्यापद का कारण यह होता है कि ऋतु विपर्य हो गया। इसका मतलब यह है कि जिस दिन हम शोधन कर रहे हैं, जिस ऋतु में हम शोधन कर रहे हैं, उस ऋतु के लक्षण अगर नहीं रहे तो शोधन में व्यापद आता है। ऋतु के लक्षण होना इसका मतलब है कि ग्रंथकारों ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि जब हम शोधन उपक्रम करते हैं तो दोषों की गति हम बदलते हैं, और दोषों की गति बदलने के लिए अत्यधिक शीत, अत्यधिक उष्ण, मिथ्या ऋतु ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी व्यापद का एक कारण होता है। दूसरी बात यह है कि हर एक शोधन के लिए एक विशिष्ट काल बताया है। जैसे कि वमन के लिए श्लेष्म काल है, विरेचन के लिए पित्त काल है। अगर हमने वो काल छोड़ दिया
काल छोड़ दिया और शोधन करने लगे तो वो भी एक व्यापद का कारण होता है। तीसरा जो कारण है दोष, जिसका शोधन हमें करना है उसको ही अगर हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए तो उसका व्यापद होता है। दोषों का बल नहीं समझ सके, दोषों का उत्क्लेश नहीं जान सके, दोषों की गति नहीं समझ सके, ये सभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रुग्ण के ऊपर हमें समझना बहुत आवश्यक होता है, जो जबकि हम व्यापद नहीं होने देंगे। तो ये बात अगर उत्क्लेशित दोष है, स्वयं प्रवृत्त दोष है, तो पूर्व कर्म में स्नेहन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्नेहन करते गए तो स्नेहन के भी व्यापद, व्याधि वृद्धि भी, दोषों की वृद्धि ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है जिससे हम व्यापद टाल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि दोषों की जो अवस्था है वो सामावस्था, उत्क्लेशित अवस्था, लीन अवस्था या स्वयं प्रवृत्त अवस्था, ये जो समझना आवश्यक है वो भी शोधन के पूर्व, हर एक शोधन के पूर्व समझना आवश्यक है। जैसे कि अगर हमें, हमारे पास रुग्ण नस्य का है, नवप्रतिशा है, शरीर नासा में से स्राव हो रहा है, छींटे आ रही है, लेकिन अगर नवप्रतिशाय है वो खुद स्वयं प्रवृत्त है तो भी वहां पर नस्य नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर पीनस है, दोष स्वयं प्रवृत्त है, तो उनको निकालने के लिए हमें शोधन करना चाहिए। तो वो जीर्ण अवस्था है तो भी हमें तो ये समझना आवश्यक है। लीन दोष में, जैसे कि नस्य में लीन दोष होते हैं, रुग्ण बार बार बोलता है कि सवेरे उठे बराबर हमें शिरोगौरव लगता है, नासा गौरव लगता है, और जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे मुझे ठीक लगता है, छींटे भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोष लीन है, वो स्थान पर लीन है, उसकी चिकित्सा हमें करना चाहिए। तो ये बातें समझना आवश्यक है। पूर्व कर्म के कारण जो व्यापद होते हैं, इसमें स्नेहन और स्वेदन और आहार, ये 3 पूर्व कर्म के पॉइंट मैंने लिए हैं, इसके भी और भी हो सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट लेने का मैंने प्रयास किया है। अगर स्नेहन का अयोग हो गया तो सबसे बात यह होती है कि दोषों उत्क्लेशित नहीं होते, दोषों का ईरण नहीं होता। स्नेहन का अतियोग हो गया तो भी ईरण नहीं होता। ये बात स्नेह साथ में होना इसका मतलब है दोष ईरण समर्थ नहीं होना, इसके संदर्भ ग्रंथ में है। तो वही बात अयोग के लिए भी है। अयोग होने से भी दोष उत्क्लेशित और ईरीभूत नहीं होते। दूसरा, अगर स्वेदन का अयोग हो गया तो दोष विलयित नहीं होंगे। स्वेदन का अतियोग हो गया तो अतियोग से भी व्यापद होंगे और शोधन हम नहीं कर सकेंगे। हर एक पंचकर्म के पूर्व, पंचकर्म के ड्यूरिंग और पंचकर्म के बाद आहार का नियोजन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर हमारे रुग्ण ने ये बात नहीं मानी तो व्यापद भी सामने आते हैं। जैसे कि वमन के पूर्व उत्क्लेशक आहार का निर्देश है, इसका आवश्यकता यह है कि वमन के 1 दिन पूर्व जो आहार हम लेते हैं उसके प्रथम अवस्था पाक में थोड़ा बलवान श्लेष्मा निर्माण हो। वो चाहे इतना बलवान होने के कारण सहजता से दुख न होते हुए श्लेष्मोत्तरेषु छर्दयति अदुःखम वमन हो। लेकिन अगर हमारे रुग्ण ने उत्क्लेशक आहार, अब हमें मालूम है कि उत्क्लेशक आहार जो है वो हमारे रुग्णों को बहुत पसंद आता है, और अगर उसने उससे ज्यादा खा लिया तो अजीर्ण हो जाएगा, तो ये भी व्यापद का कारण होता है। उत्क्लेशक आहार से ज्वर निर्मिति, ऐसा भी हो सकता है। विरेचन के पूर्व उष्ण अनभिसंधि लघु आहार होना इसलिए आवश्यक है कि विरेचन के पूर्व श्लेष्म क्षय होना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर वो नहीं हुआ तो उससे भी व्यापद हो जाएंगे। स्नेह बस्ती के पूर्व आहार देना आवश्यक है, वो सामान्य भोजन के 1/4 आहार देना आवश्यक है। अगर उससे मात्रा ज्यादा हो गई और फिर उसके साथ हमने स्नेह बस्ती दे दिया तो इससे अग्निवध का भी परिणाम मिलता है। तो इस प्रकार इस पूर्व कर्म से भी व्यापद होते हैं, इसलिए ये सभी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर दूसरी बात है कि काल, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिससे हमें व्यापद हम नहीं होने देंगे। जैसे कि वमन का काल है वसंत ऋतु, जिस दिन वमन देना है उसका काल है कफ काल।
अगर वसंत के बाद आने वाला ग्रीष्म ऋतु है, हमारे रुग्णों को हमें वमन देना है। अगर और कुछ भी बीच में टाइम गया और ग्रीष्म तक चले गए, वैशाख तक चले गए, तो निश्चित रूप से व्यापक होगा। इस साल ऐसा ही हुआ। हमारा वसंत ऋतु का जो अगला काल था वो ये महामारी के कारण चला गया और हम वमन नहीं कर सके। बहुत कंफ्यूजन में थे, करे क्या नहीं करे, पंचकर्म करे क्या नहीं, वमन कर्म करे कि नहीं, इस बात बहुत कंफ्यूजन में थे। हमने कुछ हमारे सीनियर्स वैद्यों का भी उसके साथ चर्चा की, कुछ गाइडेंस लिया, कुछ हद तक कर सके। कफ काल के अलावा अगर हमने दोपहर तक कुछ कारणवश देर से हमें पित्त काल में वमन देना पड़ा, तो निश्चित रूप से स्त्राव व्यापद हो सकता है या रुग्ण बलहानि हो सकती है। उतना अच्छा श्लेष्म शोधन होने तक रुग्ण हमें सहायता नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी बात आवश्यक है। जैसे कि विरेचन का काल शरद ऋतु है, अगर हमने हेमंत में कर दिया जहां पर बहुत शीत अवस्था है, शीत काल है, तो अच्छा पित्त शोधन नहीं होगा। पित्त काल के बजाय कफ काल में किया तो भी व्यापद हो सकते हैं। और बस्ती के लिए भी अति उष्ण अति शीत काल ये व्यापद करने वाले हैं। और प्रावृट ऋतु में देना है, अगर घन वर्षा है, घन बादल है, वहां पर हमने स्नेह बस्ती दे दिया तो हो सकता है अग्निमंद हो जाएगा। तो काल की बात भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। बस्ती जब हमें देना है तो बस्ती का काल दिन में रहो, तो सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक, जहां पर सृष्टि पर उष्णता है। इसलिए इस प्रकार का नियोजन भी हमें करना चाहिए। व्यवहार में इसे कुछ अलग बातें हो सकती है, लेकिन उसका प्रतिकार करने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ योजना होनी आवश्यक है। अभी जो ऋतुकाल में हम शोधन करते हैं, तो ऋतुकालीन शोधन में ऋतु के लक्षण उपस्थित हो, उसका परिणाम शरीर के ऊपर दोषों पर हो, दोषों का चयादि प्रकोप के लक्षण निर्माण हो और हमें शोधन करना है। ये अगर हमने प्राकृत रूप से और बहुत अच्छी तरह से इसको अगर हमने पकड़ लिया तो व्यापद नहीं होंगे। साधारण ऋतु में हमने शोधन किया तो उसके व्यापद नहीं होंगे। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है, अगर वमन के पूर्व कर्म होते रहे हैं और कुछ दुर्दिन आ गया, कुछ बातें अलग सी बन गई, तो हमें हमारा पंचकर्म कक्ष में योग्य व्यवस्था करनी आनी चाहिए कि ये ऋतु के बाह्य ऋतु के परिणाम हमारे दोष गति पर न हो। और दोष गति पर अगर हमें परिणाम नहीं होने दिया तो प्राकृत अच्छा सा सम्यक शोधन होता है, अन्यथा व्यापद आते हैं। इसका ग्रंथ में भी निर्देश है, कृतोपधानम, हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अभी दोष बल के अनुसार चिकित्सा के उपक्रम ग्रंथकारों ने बताए हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक रुग्ण को आया रुग्ण दे दो शोधन, आया रुग्ण दे दो शोधन, ऐसी बात नहीं है। दोषों के बल के अनुसार ही शोधन उपक्रम करना है। जब मैं पढ़ाती थी तब मैं मेरे विद्यार्थियों को बोलती थी कि अगर हम छोटे से चींटी के मारने के लिए AK-47 राइफल नहीं निकालेंगे, कभी हेतु विपरीत से काम चलता है, कभी हेतु विपरीत और दोष विपरीत द्रव्यों से काम चलता है, कभी सिर्फ अग्नि की चिकित्सा करने से ही काम चलता है। तो अल्प दोष में लंघन से काम चलता है, मध्यम दोष में लंघन पाचन से काम चलता है और उत्तम दोष में शोधन करना आवश्यक है। अगर इसमें हमारी गलती हो गई, हम अल्प दोष में शोधन करने लगे तो भी व्यापद हो गए, और उत्तम दोष में हम लंघन पे ही रहे तो भी चिकित्सा सफल नहीं होगी। तो दोषावसेचन शोधन करने के पूर्व ये निश्चित रूप से हम समझे कि दोष उत्तम बलवान है, क्योंकि एक नहीं उस दोष को प्रकोपित करने वाले आहार विधि के हेतु है, विहार विधि के हेतु है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसका टाइमिंग ज्यादा है और बहुत दिन से यह चलते आ रहा है। इसलिए अभी शोधन करने के सिवा कुछ पर्याय नहीं है, तब जाके हम शोधन के ऊपर जाए तो व्यापद नहीं होंगे। प्रभुत श्लेष्म पित्त अस्रमला संसृष्ट मारुता बृहत शरीरा बलिनो लंघनीया विशुद्ध शोधन से लंघन, बलवान शरीर और बलवान दोष, ये आदेश है हमारे ग्रंथकारों का। अभी अवस्था से जो व्यापद हमें मिलते हैं
तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बहुत बार आती है, वो है सामावस्था। अग्नि मंद होना या अग्नि की कुछ तात्कालिक भी विकृति कभी कभी उस शोधन के काल में बाधा डाल सकती है। उसका परिणाम ये होता है कि आहार रस सामयुक्त, दोष भी सामदोष और अग्नि भी मंद, और ये एक व्यापद का कारण होता है। उसका परिणाम शरीर में ये होता है कि धातु भी साम होते हैं, इसलिए धातु को हम साम धातु विकृति बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि साम दोष के शोधन के साथ साथ थोड़े धातु भाग भी शरीर से बाहर अगर निकल गए तो व्यापद होता है या धातु बल क्षय होता है। स्त्रोतोरोध बल भ्रंश, ये सामावस्था के लक्षण है, तो वो भी परिणाम हमें सामावस्था में शोधन करने से मिलता है। और अयोग ही होता है, दोष शोधन अच्छा नहीं होता, क्योंकि सामावस्था ये परिपूर्णता से शरीर में पैच्छिल्यता, चिकटपना लाने वाली अवस्था है, वो दोष छूटने नहीं देती। और दोष अगर छूटने नहीं दिया, पूरे दोष नहीं गए, तो अयोग के लक्षण, व्याधि वृत्ति और अयोग के जो परिणाम मिलते हैं वो भी मिलने लगते हैं। तो इस प्रकार दोष के कारण, काल के कारण, अवस्था के कारण इस प्रकार से हमें व्यापद मिलते हैं। और एक बात है कि रुग्ण बल की जो परीक्षा हमें करनी है, तो उसका विकृतितः रुग्ण का परीक्षण करना, इसका उल्लेख धर्माधिकारी सर ने भी उनके व्याख्यान में किया है। उसका विस्तार बहुत हो सकता है, लेकिन रुग्ण बल समझने के लिए, दोषों का बल समझने के लिए विकृतितः परीक्षण आवश्यक है, जिससे हम रोग समझेंगे। और रुग्ण बल समझने के लिए जो अन्य परीक्षा है उसको हमें समझना चाहिए। तो बलवान दोष, बलवान रुग्ण, बलवान उपक्रम यानी शोधन, इसमें थोड़ी सी गलती कभी कभी अयोग, अतियोग, व्यापद निर्माण करती है। तो इसके बारे में हम पुनः पुनः विचार करके रुग्ण का शोधन उपक्रम निश्चित करें। अभी हम एक एक उपक्रम के जो महत्वपूर्ण व्यापद हमें प्रैक्टिस में मिलते हैं, उसके कुछ बातें मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। अभी ग्रंथ में हर एक पंचकर्म के व्यापद की लिस्ट दी है। वमन और विरेचन के जो व्यापद है, जैसे कि जीवादान है या स्त्राव है, अयोग है, अतियोग है, ऐसे बहुत सारे। बस्ती के तो व्यापद की बहुत बड़ी चर्चा हमारे सिद्धिस्थान में की है। नेत्र से होने वाला व्यापद, देने वाले से होने वाला व्यापद, इत्यादि इत्यादि। वो सभी बातें मैं मेरे लेक्चर में नहीं लेने वाली हूँ। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें जो बातें ज्यादा काम की होती है या ज्यादा दिखाई देती है, वो बातों का समावेश मैंने मेरे आज के इस लेक्चर में करने का प्रयास किया है। तो पहले हम वमन के व्यापक देखेंगे। तो एक सूत्र ऐसा है कि श्लेष्मोत्तरेषु छर्दयति अदुःखम। अभी श्लेष्मोत्तर अवस्था लाना ये हमारे ऊपर है। चय पूर्वक श्लेष्मा का प्रकोप वसंत ऋतु में हुआ है, तो सृष्टि ऋतु हमें मदद करने वाली है। वहां पर हमें थोड़े प्रयास से भी हो सकता है, लेकिन अन्य ऋतु में जहां पर हमें श्लेष्मा का व्याधि दिखाई दे रहा है, वहां पर हमें शोधन करना है। तो हमें ये समझना चाहिए कि पूर्व कर्म में हमें श्लेष्मा को निराम करना, श्लेष्मा को गति में लाना और श्लेष्मा को उत्क्लेशित करना, ये करना आवश्यक है। तो श्लेष्मोत्तरेषु छर्दयति अदुःखम, तो श्लेष्मोत्तर अवस्था लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं स्नेहपान और प्रथम दिन उत्क्लेशक आहार। तो ये उत्क्लेशक आहार का अजीर्ण होना ये एक व्यापद होता है, और इसका परिणाम ज्वर, अविपाक, अरुचि, अंगमर्द और अयोग ये हो सकता है। अगर हमें पहले ही दिन, वमन के दिन ही अगर ये समझ में आ गया कि पहले दिन किया हुआ आहार का अजीर्ण हुआ है, विबंध हुआ है, पेट में आनाह है, मल प्रवर्तन नहीं हुआ है और पेशेंट को अंगमर्द है, तो हम एक दिन विश्राम दिन और बढ़ाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
लेकिन हम सामावस्था जरूर मिटाएंगे। तो ये व्यापकीय चिकित्सा है। यहाँ पर चिकित्सा क्या करनी है? कोष्ण जलपान पे रखना है, लंघन कराना है, शुंठी या त्रिकटु का सिद्ध जल देना है। इससे सिर्फ पाचन होगा, श्लेष्म उत्क्लेश जो स्लेहपान से हुआ है वो तो रहेगा ही। दूसरे दिन हम स्वेदन करके दोषों को विलयित करके अच्छा वमन कर सकते हैं। दूसरा एक व्यापद होता है कि औषध के कारण होने वाला व्यापद। औषध में दो बातें हो सकती है, हमारी मात्रा गलत होगी, या जो औषध का प्रयोग हमने किया है उसका औषध वीर्यवान नहीं होगा, या हम वमन का औषध थोड़ी देर से देने के लिए हमें कुछ कारणवश देना पड़ा, पित्त काल तक गए, वो भी व्यापक करता है। तो जो क्वाथ हम निर्माण करते हैं वो अगर बहुत पतला हो गया, उसका अच्छा गाढ़ा क्वाथ या ग्रंथोक्त पद्धति से या हमारा जो एसओपीज है, जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है उसके अनुसार नहीं हुआ तो भी व्यापद होता है। औषध द्रव्यों को अच्छी तरह से भावना या संस्कार या संयोग अगर नहीं हुआ तो भी व्यापद होता है। कभी कभी संस्कार, संयोग या उसका भावना ये अधिक हो गया तो औषध अधिक बलवान होके अतियोग का भी भय है। तो ये बात मैं बताती हूँ कि हमें आदेश है मदन फल अंतर नख मुष्टि देना। अभी हर एक वैद्य अपनी अपनी अनुभव के अनुसार इसमें अलग अलग प्रकार मात्रा से मदन फल का प्रयोग करके अच्छे वमन से चिकित्सा करते हैं। मैं मेरा एक अनुभव बताती हूँ। जब ग्रंथ में मदन फल की मात्रा बताई है तो ग्रंथ में मदन फल का विधि पूर्वक निर्माण कैसे करना ये भी बताया है। जैसे कि विशिष्ट ऋतु में मदन फल का संग्रहण करना, उसको मधुभावित करना, उसको धान्य राशि की पूट देना और फिर वो प्रयुक्त करना। तो जब मैं नांदेड़ कॉलेज में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का शिक्षण ले रही थी तब हमारे एक विद्यार्थी ने मदन फल का मदन फल द्रव्य का वमन के लिए निर्माण ये ग्रंथोक्त पद्धति से किया था, ऐसा उसका थीसिस का सब्जेक्ट था। और तब हमें ऐसे समझ में आ गया कि इस प्रकार से मदन फल अगर आजकल हमने निर्माण किया तो अंतर नख मुष्टि मात्रा लगती बिल्कुल नहीं, उससे अतियोग ही होता है। तो वो इतना अच्छा और प्रभावी और वीर्यवान मदन फल था। तो कई रुग्ण में तो हमने सिर्फ 2 ग्राम मदन फल का चाटन दे के अच्छे वमन का सम्यक योग देखा है। तो ये इसलिए मैंने ये औषध के बारे में भी यहाँ पर रखना अपेक्षित समझा। इसका ग्रंथ में संदर्भ है अकाले अल्प या अतिमात्रम च पुराणम न च भावितम। पुराणम जिसका वीर्य कम हो गया है, असम्यक असंस्कृतम चैव व्यापदय औषधम द्रुतम। वमन के लिए जो मदन फल दिया है वो मधु सैंधव भावित धान्य राशि पूट से ऐसा देने को आदेश है। अगर हमने असंस्कृत योग संयोग किया तो एक बार ऐसा हुआ था हमारे यहाँ कि वमन कर्म करते समय वमन के द्रव्य में त्रिकटु का प्रयोग किया था और उसका परिणाम ये हुआ कि स्त्राव व्यापद हो गया। तो ये असंस्कृत संयोग है। तो इस प्रकार से कुछ कारणवश व्यापद होते हैं, तो इसलिए हमें ग्रंथोक्त माहिती, हमारे रुग्ण का हमारा निदान, औषध की परीक्षा, उसका वीर्य, सभी बातें समझते हुए चिकित्सा करना बहुत ही आवश्यक है। अभी जो मैंने बताया कि श्लेष्मोत्तरेषु छर्दयति अदुःख, और अधिक बलवान आहार ले लिया, अजीर्ण हो गया तो भी इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। तो बहुत बार वमन के दिन मलानुलोमन न होना, ये बात अजीर्ण से तो नहीं है, ये हमें समझना आवश्यक है। कभी कभी अजीर्ण से नहीं होगी, निरामावस्था होगी, तब हमें उदर परीक्षण, जिह्वा परीक्षण, अन्य परीक्षण भी करना चाहिए। क्योंकि जब अग्नि अच्छा प्रदीप्त नहीं है तो विबंध एक लक्षण वहां पर है।
तो इसलिए ये भी समझना आवश्यक है। अगर निरामावस्था है लेकिन अनुलोमन नहीं है, तो फिर हम वमन के लिए, अनुलोमन के लिए एक निरूह बस्ती या प्लेन त्रिफलाक्वात का या दशमूलक्वात का एक अनुलोमन के लिए, या हम इसको बोलेंगे कि हम सिर्फ बॉवेल इवैक्यूएट करेंगे। इसका परिणाम ये होता है कि उद्गार नहीं होते। अगर नहीं हुआ, अनुलोमन अच्छा नहीं हुआ, तो उद्गार व्यापद होता है, कभी कभी स्त्राव व्यापद भी होता है। तो ये भी बात हमें समझना आवश्यक है। अभी और एक ग्रंथोक्त व्यापद और जिसका रुग्ण मैंने देखा, वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दुच्छर्द एक अवाम्य गट ग्रंथ में बताया है, और दुच्छर्द या दुःकोष्ठ, जिसका कोष्ठ भी दुष्कोष्ठ है, अत्यंत क्रूर कोष्ठ है, उसको विरेचन नहीं देना, और जो दुच्छर्द है उसको वमन नहीं देना। और अगर हमने दे दिया तो मृत्यु तक व्यापद आते हैं, ऐसा ग्रंथ में दिया है। और उसकी टीका में दिया है कि पुनः वमन विरेचन आदान विषयो प्राह वमनम न तु इत्यादि पुनः पीतम तु हन्यात इत्यर्थः। तो यहाँ पर हमें जो पीत द्रव्य है उसका परिणाम प्राण हानि तक जाता है, तो ऐसी ये अवस्था आती है। और अगर हमने दुच्छर्द को वमन दिया और हमें समझा ये अयोग हो रहा है, वमन उल्टी ही नहीं हो रहे, और हमने वमन का द्रव्य देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से व्यापद होता है। इस प्रकार का एक व्यापद मुझे देखने को मिला। एक 38 इयर्स की फीमेल, सीए ब्रेस्ट का उसका डायग्नोसिस पूर्व हुआ था। उसने पूरी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ली थी और अभी वो डिसीज फ्री कंडीशन में थी। और डिसीज फ्री कंडीशन में इसका फिर रिकरेंस न हो, स्वास्थ्य का अवलंब हो, इसलिए उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा और उसके साथ साथ रसायन चिकित्सा के पूर्व शोधन का उपयोग करने का हमने निर्णय लिया था। और जब उस रुग्ण की मैंने हिस्ट्री ले रही थी, तो उसने एक बात मुझे बताई थी। मैंने उसको पूछा था कि आपको ड्यूरिंग केमो कुछ तकलीफ हुई क्या? तो उसने कुछ कंप्लेंट्स केमो के साइड इफेक्ट्स के बताए थे, लेकिन उसमें वोमिटिंग एक बार भी नहीं हुआ, ये बताया था। और तब जाके मुझे थोड़ा ये बात क्लिक हुई थी। और उस दिन लेकिन हमने उसका वमन प्लान किया, स्नेहपान हुआ, उत्क्लेशक आहार भी दिया और वमन भी दे दिया। उसके बाद में वमन का जो प्रथम द्रव्य मैं देती हूँ वो दिया, कुछ वेग नहीं, लेकिन दोष छूटने के लक्षण मिल रहे थे। स्वेदागम हुआ था, वैचित्य था, कुक्षी आत्मापन था और पेशेंट को बेचैनी थी, लेकिन उल्टी नहीं हो रही थी। और फिर कुछ वैद्य जो हमारे साथ काम कर रहे थे, उनका कहना था कि हम और देके देखेंगे। मैंने भी कहा हाँ देके देखेंगे। तो फिर हमने, जब आयोग है तो कणा लवण पिप्पली ये देते हैं, तो वो दे दिया। और उसके बाद पेशेंट को और भी बेचैनी बढ़ गई। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये दुच्छर्द की रुग्ण है, इसको प्रतिहरणम यही ट्रीटमेंट है। तो हमने उसको पहले लिटाया, चेहरे के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि उसको बहुत बेचैनी और स्वेदागम था। उसके बाद में फ्लेटस ट्यूब डाल दी। और सभी जन आपका अपना अपना माइक म्यूट करें, बाकी लोगों को इससे डिस्टर्ब होता है। जिन्होंने माइक शुरू किया है वो म्यूट करें। और फिर सिर्फ उदर के ऊपर थोड़ा सा स्वेट दिया, और उसके बाद में उसको एक अच्छी मोशन हो गई, और पूरे दिन में 5-6 विरेचन के वेग आ गए। तो जब तक वो दोष गति में आते हुए अधस्थान में जाने से जो व्यापद परिणाम हो रहा था, आत्मान, उदर गौरव, वैचित्य, स्वेदागम और उद्गार, ऐसे जो लक्षण दिख रहे थे, वो जब तक विरेचन के 5-6 वेग नहीं हुए तब तक ठीक नहीं हुए। विरेचन में जो मल भाग, उसके बाद थोड़ा पित्त भाग, उसके बाद जो द्रव्य हमने क्वाथ प्रदान दिया था वो निकल आया, और इस प्रकार रुग्ण को फिर थोड़ा उपशय मिला। तो इस प्रकार से व्यापद हमें मिलते हैं। जब तक उस रुग्ण का प्रतिहरण शोधन नहीं हुआ, तब तक हमें भी बहुत उसका टेंशन आया था कि अब क्या करें अगर नहीं हुआ तो।
तो इस प्रकार से व्यापद हमें मिलते हैं। तो अभी हम विरेचन के कुछ व्यापद देखेंगे। विरेचन के पूर्व श्लेष्मा बलवान होना, ये जो अवस्था है ये व्यापद लाने वाली अवस्था है। और विरेचन के पूर्व श्लेष्मा क्यों बलवान होता है? तो विरेचन के पूर्व हम जब स्नेहपान करते हैं देश दोषों का उत्क्लेश कराने के लिए, तो उससे थोड़ा श्लेष्मा बढ़ता ही है, क्योंकि श्लेष्म पित्त में दोनों में थोड़ी वृद्धि स्नेहपान से होती है। तो इसलिए तो विरेचन के पूर्व 2 या 3 दिन विश्राम दिन देना है, जिसके कारण हम ये श्लेष्मा की जो इंटेंसिटी है वो कम कर सके। अगर ये कम नहीं हुई और हमने विरेचन की औषध दवा दे दी, तो वही श्लेष्मा पक्वाशय में जाने के कारण प्रवाहिका निर्माण करता है और विरेचन के वेग अच्छे नहीं आते, अयोग के लक्षण मिलते हैं, और जो व्याधि के लिए हमने विरेचन दिया है उसकी व्याधि भी बढ़ता है। तो ये एक विरेचन का व्यापद है। दूसरी बात ये होता है कि जब विरेचन के पूर्व कर्म से श्लेष्मा बलवान नहीं हुआ, लेकिन हमारा निर्णय अलग हो गया या गलत हो गया। हमने डिसाइड किया है कि विरेचन देना है, लेकिन रुग्ण के हेतु श्लेष्मा के है, शरीर में श्लेष्मा की वृद्धि है जिसको हम नहीं पहचान सके, और हमने विरेचन प्लान किया। तो जो बलवान दोष है, जो उत्क्लेशित दोष है, जो श्लेष्म प्रधान दोष है, उस विरेचन द्रव्य से भी वमन होता है। और ऐसा भी मेरे 2-3 रुग्ण में अनुभव है। एक रुग्ण को तो विश्राम दिन, जो विरेचन के पूर्व हम 2 दिन देते हैं, तो विश्राम दिन के दूसरे दिन कोई भी शोधन की दवा नहीं देते हुए 10 विरेचन के वेग हो गए और हमने उसके बाद संसर्जन क्रम शुरू किया। तो ऐसा होता है, हमारी कभी कभी गलती के कारण, कभी न समझने के कारण ऐसा होता है, लेकिन अगली बार सेम गलती नहीं हमें करनी चाहिए। स्मरण पूर्वम अतिक्रमम, पूर्व का स्मरण करते हुए आगे आगे हमें जाना है, तो ही हम व्यापद को टाल सकते हैं। यही इसका रेफरेंस है। श्लेष्मोत्तरेषु छर्दयति अदुःखम वमन के लिए विरिच्यते मंद कफस्तु सम्यक। विरेचन अगर हमें सम्यक होना चाहिए तो हमें अवस्था क्या लानी चाहिए? मंद कफ अवस्था, और ये नहीं हुई तो व्यापद है। और अध कफे अल्पे वमनम विरेचय, विरेचनम वृद्ध कफे तथो ऊर्ध्वम। तो कफ अल्प है, विरेचन दे दिया तो ठीक है, लेकिन वृद्ध कफ है और विरेचन दे दिया तो ऊर्ध्व शोधन होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी बस्ती और विरेचन, ये दोनों उपक्रम के लिए कोष्ठ समझना आवश्यक है। अभी कोष्ठ से जो विरेचन के व्यापद होते हैं वो मैं ले सकूं, क्योंकि मुझे थोड़ा और भी कुछ सब्जेक्ट कवर करने हैं, लेकिन ये बात भी हमें समझना आवश्यक है कि बस्ती के लिए भी हमें कोष्ठ को समझना आवश्यक है। अगर रुग्ण का मृदु कोष्ठ है और हमने बिल्कुल अल्प स्नेह प्रयुक्त किया और मृदु औषध दिया, तो मृदु कोष्ठ के लिए मृदु औषध देना चाहिए, ये बात निश्चित रूप से है। मृदु कोष्ठ के लिए स्नेह बस्ती, अनुवासन स्नेह प्रधान बस्ती भी बलवान नहीं दिए तो भी चलेगी, शोधन हो जाएगा। मृदु कोष्ठ का अर्थ है कि संपूर्ण शरीर स्निग्ध है, दोष गति में आते हैं, दोष की गति बढ़ाने के लिए सभी को शाखा अच्छे तरह से सहयोग करती है। अगर ये बात नहीं हुई तो मृदु कोष्ठ में बलवान औषध देने से अतियोग का भय है, और मृदु कोष्ठ में अत्यधिक स्नेह देने से अग्निवत का भय है। तो ये बातें भी हमें व्यापक के तौर पे समझना चाहिए। उसी प्रकार की बात यह है कि क्रूर कोष्ठ है, और हमने क्रूर कोष्ठ में जरूरी क्या है कि स्नेह प्रवर प्रयुक्त करो। अनुवासन की मात्रा 30-40 ml की नहीं,
ग्रंथोक्त है वो, नहीं तो अग्नि के परीक्षा के अनुसार हमें स्नेह देना आवश्यक है। अच्छा स्नेहन होने के बाद ही हम अच्छा बलवान औषध का प्रयोग करेंगे। और अगर हमने अच्छा स्नेहपान नहीं किया तो अयोग का भय होता है। अगर हमें तीक्ष्ण बस्ती देने हैं तो अनुवासन भी उसके पूर्व स्नेह बस्ती का अनुवासन भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए कोष्ठ की परीक्षा बस्ती चिकित्सा में भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी बस्ती नेत्र से व्यापक हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो दिखाई देते हैं तो वो है कि आजकल हम कैथेटर का यूज करते हैं, उसमें पार्श्व छिद्र ये अपना खुद का दोष है, लेकिन हम नेत्र बस्ती ज्यादातर नहीं यूज करते, तो पार्श्व छिद्र से अवरोध होना ये एक बलवान व्यापद मिलता है। और बस्ती नेत्र प्रवेशित कैथेटर प्रवेशित करते समय सैक्रम की तरह जो पार्श्व छिद्र अगर आ गया तो अवरोध होता है और बस्ती नहीं जाता। दूसरा, ये पार्श्व छिद्र से जो व्यापद होता है इसका परिणाम दोष शोधन के ऊपर होता है कि ये बहुत स्लो जाता है बस्ती अंदर। ग्रंथोक्त जो बस्ती दान है वो बस्ती ऊतक से देना है और उसके कारण वो संपूर्ण पक्वाशय में व्याप्त होने से दोषों को खींच के लाता है और वो शोधन करता है, और वो ये इस प्रकार के बस्ती यंत्र से नहीं होता। तो इसका परिणाम हम ये टाले कैसे? तो ये जो एनिमा कैन वो है हमारा, वो थोड़ा हम ऊपर की ऊंचाई पर अगर रखे तो ये व्यापद हम टाल सकते हैं। और पार्श्व छिद्र का अवरोध का व्यापद भी हम जो छिद्र है वो पेशेंट के एब्डोमेन के तरफ अगर हम छिद्र रख के ही कैथेटर प्रवेशित करें तो भी ये व्यापद हम टाल सकते हैं। तो बस्ती व्यापद न हो इसलिए कोष्ठ की परीक्षा करना आवश्यक है, ये मैंने बताया। बहुत बार रुग्ण का कोष्ठ क्रूर है और हमें बस्ती चिकित्सा देना है, तो वहां पर एक व्यापद हमें बहुत बार मिलता है, वो है क्रूर कोष्ठ के कारण कोष्ठ तो रुक्ष है ही लेकिन मल संचय है। तो ऐसी अवस्था में बस्ती में अगर हमने अल्प सैंधव डाल दिया, अल्प स्नेह डाल दिया, द्रव भी अल्प लिया, जो द्रव द्रव्य है हमारी बस्ती में, तो भी व्यापद होते हैं और शोधन अच्छा नहीं होता। और अगर हमने सांद्र द्रव्य अधिक डाल दिए, बस्ती शीत दे दिया, बस्ती को घन बना दिया, तो भी व्यापद होते हैं। तो इस प्रकार कोष्ठ समझना और उसके अनुसार बस्ती का निर्माण करना, बस्ती का जो निर्माण है निरूह में, जहां पर हमें मध, सैंधव, ये सभी जो द्रव्य है, मध, सैंधव, कल्क, वो सभी का जो निर्माण है उसके समय ये भी समझना आवश्यक है। और इसका परिणाम ये होता है कि वात, पुरीश, मूत्र, इनका ग्रह, गुदकंडु, गुदशूल, क्षुधा मंद होना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। तब चिकित्सा क्या करनी है? हमें उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए, थोड़ी स्निग्ध चिकित्सा करनी चाहिए। और तात्कालिक चिकित्सा हमें क्या करनी चाहिए? तो फलवर्ती डाल के बस्ती को निकालना चाहिए और पंचकोल सिद्ध यवागु, उष्ण यवागु स्नेह डालते हुए हमें देना चाहिए। और कुछ ऐसे स्नेह द्रव्य जो उष्ण भी है और स्निग्ध भी है, ऐसे स्नेह युक्त बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अगर मृदु कोष्ठ है और हमने बहुत तीक्ष्ण एरेंडमूल आदि जिसमें मदन फल है या शिगरू है या ऐसे द्रव्य है, इस प्रकार के उष्ण तीक्ष्ण बस्ती दे दिया, तो उसका परिणाम दाह, उदर दाह, स्वेदाधिक्य, कभी कभी हिक्का, ऐसे भी हमें क्षोभ होने के कारण ऐसे लक्षण मिलते हैं। तब चिकित्सा क्या करनी है? तो मृदु बस्ती देना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बस्ती प्लान करने के पूर्व हमें कोष्ठ का विचार करना आवश्यक है। उसके अनुसार हम बस्ती का कल्प का निर्माण और बस्ती की संख्या भी हम निश्चित कर सकते हैं। मृदु बस्ती के लिए यष्टि मधु, मृद्विका, आरगवद, तंडुलोदक, स्नेह में क्षीर, घृत, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी एक
व्यापद मेरे प्रैक्टिस में पहले आया, तो एक एब्डोमिनल एटिपिकल लिम्फेडेनोपैथी की पेशेंट थी। पहले से व्याधिकर्षित, बल भी कम, कोष्ठ भी मृदु, और दूसरे ही दिन हमने भी बहुत तीक्ष्ण बस्ती नहीं दिया था, व्याधिकर्षित अवस्था थी, तो बस्ती के दूसरे दिन ही हिक का उपद्रव हो गया। बाकी सभी जो अंडरलाइन कॉजेस हिक्का के होते हैं वो सभी चेक करने के बाद भी अगर हमें समझ में आया कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हिक्का क्यों कम नहीं हो रही, तो फिर स्निग्ध बस्ती हमने तब पफ्ड राइस, जैसे कि हमारे जो पफ्ड राइस रहते हैं उसका सूप बना के उसका बस्ती दे दिया और हिक्का धीरे धीरे कम हो गई। रक्तमोक्षण में जलोकावचरण और सीरावेद, उसके साथ साथ प्रच्छा, लेकिन जलोकावचरण और सीरावेद यही दो उपक्रम हम ज्यादा करते हैं। तो इसमें जलोकावचरण में जो जलोका का व्रण है वो रोहण नहीं होना, ये उपद्रव हमें कभी कभी मिलता है। तो पित्त प्रधान अवस्था में जलोकावचरण करना चाहिए। अगर क्लेद अधिक है, श्लेष्मा अधिक है और जलोकावचरण किया तो व्रण रोहण नहीं होता, ऐसा मैंने आज तक दिखाई, मुझे मेरे प्रैक्टिस में देखा है। तो ये एक कारण जलोका के कारण व्यापद होने के लिए है। और सीरावेद के बाद जो हम सीरावेद करते हैं उसमें हम स्काल्प पेन लगाते हैं। तो 18 to 20 नंबर का स्काल्प पेन लगाने के बाद जैसे ही हम सीरावेद पूरा होने के बाद जब प्रेशर देते हैं तो रक्तस्राव तुरंत ठहर जाता है। लेकिन कभी कभी जलोकावचरण के बाद रक्त स्तंभन नहीं होता, तो सबसे पहले तो प्रेशर बैंडेज, उसके बाद भी अगर रक्तस्राव नहीं हुआ तो हमें थोड़ा संधान स्कंदन, ये दो उपक्रम करने पड़ते हैं। पाचन और दहन ये जो उपक्रम इसका आदेश ग्रंथ में है, लेकिन इतना ये करने का आज तक मुझे भी कभी अनुभव नहीं आया। लेकिन संधान और स्कंदन ये दोनों उपक्रम जलोकावचरण के बाद स्तंभन के लिए करने पड़ते हैं। तो लोद्र अर्जुन हरिद्रा से संधान और शीत परिषेक स्कंदन के लिए अच्छा है। सिर्फ आइस बैग या कपड़े में आइस क्यूब लेके अगर हम वहां पर रख दिए तो स्कंदन हो जाता है। लेकिन पहले संधान करें, पहले तो रक्तमोक्षण के बाद थोड़ा रक्त जाने दे, लेकिन अगर अतियोग होने लगा, बहुत जाने लगा, तो ही ये करना है। और पाचन, क्षार लगाना या भस्म लगाना, और दहन और अग्निकर्म ये अत्युच्च कोटि का अतियोग हुआ तो। लेकिन ये दोनों नीचे के उपक्रम मैंने भी आज तक नहीं देखे, लेकिन ग्रंथ में संदर्भ है इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। चतुर्विधम प्रेति रुधिरस्य निवारणम, संधानम, स्कंदनम चैव, पाचनम, दहनम तथा। तो ये प्रकार है। जो नस्य भी हम हमारे प्रैक्टिस में जो चिकित्सा उपक्रम में करते हैं, तो केवल नस्य के लिए रुग्ण को पंचकर्म कक्ष में बुला के हर रोज नस्य करना, ये बात कम होती है। लेकिन आज जिस कारण के लिए आज हमने ये वेबिनार लिया है, वो उल्लेख मुझे करना थोड़ा आवश्यक लग रहा है। मैं मेरे इंटर्नशिप तक, जैसे कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इंटर्नशिप और पीजी का जो मेरा शिक्षण शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ में कैलाशवासी बिंदु माधव कट्टी सर के अंडर हुआ, तब मैंने देखा कि कट्टी सर नस्य का प्रयोग बहुत मात्रा में करते थे। उनका एक चिकित्सा करने के पूर्व एक 13 ही स्रोतस का परीक्षण की पद्धति एक थी, जिसमें सर के नाम से और भी अनेक वैद्यों को मालूम है कि सर मल परीक्षण बहुत करके चिकित्सा का निर्णय लेते थे। उसी प्रकार सर हर एक रुग्ण का नासा परीक्षण भी करते थे, और नासा परीक्षण में जो अधःशुक्तिका के ऊपर शोध है, जो इंफीरियर कॉन्काय है, उसके ऊपर जहां पर शोध है, जैसे कि हम आजकल नासा परीक्षण सिर्फ प्रतिशय के रुग्ण का, कंठ
परीक्षण कास के रुग्ण का करता है, लेकिन सर की एक पद्धति, सर 13 स्रोतस का परीक्षण सभी रुग्णों का करते थे, और जिसकी प्रतिशय के लक्षण भी नहीं है उनके केस पेपर पे सर ने ये लिखा हुआ रहता था कि अधःशुक्ति का शोथ, और पाचन होने के बाद फिर हमको सर दिखाते थे, देखो अभी पाचन हो गया, अग्नि बलवान हो गया, अभी वो अधःशुक्ति का शोथ नहीं है। तो ये एक सर की खासियत थी। दूसरी बात है कि सर के पूरे केस पेपर में या पूरे रुग्ण में रसशेषाजीर्ण नाम का निदान रहना, ये भी बहुत सारे रुग्णों में था, और ऐसे रसशेषाजीर्ण के रुग्ण में अधःशुक्ति का शोथ, नासा शोथ, ये लक्षण हमें सर ने बहुत रुग्णों में दिखाया है, और रसशेषाजीर्ण की चिकित्सा होने के बाद नासावरोध कम है, अधःशुक्ति का शोथ गया है, ये भी हमें सर ने दिखाया। तो सर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ में सिर्फ नस्य चिकित्सा करने के लिए बहुत रुग्ण आते थे, शोधन नस्य, वहां पर आके बाद में प्रतिमर्श नस्य घर में सर बोलते थे। तो नस्य के व्यापद होने के जो बहुत बार संभावना है वो है अजीर्ण अवस्था में नस्य, नव प्रतिशय में नस्य, और कुछ अन्य स्नेह चिकित्सा के साथ, जैसे कि बस्ती चल रहा है, शिरोधारा चल रही है, या अभ्यंग चल रहा है, और उसके साथ में स्नेह नस्य। ग्रंथ में कई बार बताया है कि मुख और गुद से एक साथ स्नेह नहीं देना चाहिए, सभी जगह से नस्य पान अभ्यंजन बस्तयो स्नेह कब देना चाहिए, जो शुद्ध वात विकार का रुग्ण है, अन्यथा नहीं। और ये देते समय भी अग्नि की परीक्षा बार बार करो, नहीं तो सभी तरफ से स्नेह देने से अग्निवत तो नहीं होता। तो फिर बीच बीच में कुछ एक निरूह दे दो, कभी प्रतिमर्श के नस्य के शोधन बलवान मात्रा के ऊपर से प्रतिमर्श नस्य के ओर जाओ, इस प्रकार के हमें विकल्प करना पड़ता है। तो इस अवस्था में श्लेष्म स्राव ज्यादा होना, नासानाह बढ़ना, नासावरोध बढ़ना, ये प्रकार के व्यापद होते हैं। वहां पर स्वेद देना, लेप करना, तीक्ष्ण लेप करना, प्रथम नस्य देना, इस प्रकार की चिकित्सा इस व्यापद को इस व्यापद का हरण करने के लिए हमें करनी पड़ती है। तो ये इसके रेफरेंस है। तो यहाँ तक मैंने सभी पंचकर्म के सामान्य कारण व्यापद होने के लिए, और हर पंचकर्म में जो बलवान व्यापद और जो फ्रीक्वेंसी जिनकी ज्यादा हमें मिलती है वो रखने का प्रयास किया है। मुझे मालूम है कि इससे भी बहुत सारे पॉइंट्स इस विषय में आ सकते हैं जो महत्वपूर्ण भी है, लेकिन आज के ये इस टाइम पर हमने इतना ही यहाँ पर उसका उल्लेख करने का निर्णय लिया था। और दूसरी बात, भोजन के बाद दूसरे सेशन में का ये जो मेरा लेक्चर है, तो मुझे भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि लेक्चर का व्यापक भी कुछ न हो और सभी जन प्रथम अवस्था पाक में न चले जाए, क्योंकि आज अभी मेरे सामने तो कोई नहीं है, मैं मेरे घर से बात कर रही हूँ, और मुझे ये बहुत आज आनंद हो रहा है कि हर साल की तरह आज के दिन भी ये कुछ अलग सी जनपद ध्वंस की कठिनाई आते हुए भी हमने ये कार्यक्रम रखा, और आप सभी ने, सभी श्रोताओं ने और मेरे गुरुजन ने भी इसमें सहभाग लिया और हमारा उत्साह और वर्धित किया, इसलिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। धन्यवाद। रेणुका ताई, आप सवाल खुद ही देखेंगी या हम बढ़ाएं पढ़ के? अभी यहाँ पर चैट बॉक्स पर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं देख के मेरा उसको आंसर देने का प्रयास करूंगी। एक क्वेश्चन ऐसा है
कि शोधन को उत्तम दोष की अवस्था में बताया है, लेकिन स्वस्थ वृत्त में जो हमें शोधन करना है उसमें क्या समझे। तो जो स्वस्थ वृत्त अभिप्रेत जो शोधन चिकित्सा है वो ऋतुकालीन शोधन चिकित्सा है। तो ऋतु के अनुसार शरीर में चयपूर्वक दोषों का प्रकोप होता है। जैसे कि वसंत ऋतु में पूर्व ऋतु में चय हुआ श्लेष्मा का प्रकोप होता है, तब ऋतु के अनुसार शरीर में दोष थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ना ये तो होता है। उस अवस्था में अगर अग्नि अच्छा हो तो हम उत्तम स्नेहपान करके उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे और दोष के साथ शोधन के साथ उसको निकालेंगे। देन यहाँ पर और एक प्रश्न है कि सद्योवमन के लिए शोधन काल जरूरी है क्या। तो सद्योवमन की बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि सद्योवमन का उल्लेख ग्रंथ में 2 जगह पर है। एक तो ज्वर चिकित्सा में है, जहां पर ऐसा लिखा है कि तत्रोत्क्लिष्टे समुत्क्लिष्टे कफ प्राये चले मले, वहां पर उसको रुकाना नहीं है। तो सद्योवमन ये शोधन का ही एक उपक्रम है। वहां पर जो अपने आप जा रहा है उसको हमें मदद करनी है। दूसरी बात है कि तमक श्वास के वेगावस्था में बाह्य स्नेह स्वेदन करके आक्तम लवण तैलेन, ये जो चरक चिकित्सा 17वें अध्याय में चिकित्सा सूत्र का प्रश्न है, उसको उसमें आक्तम लवण तैलेन स्नेह स्वेद ही, तो यहाँ पर स्वेद स्नेह है, जो स्वेदन देना है वो स्नेह युक्त स्वेद देना है, अभ्यंतर स्नेहपान करना नहीं है। क्योंकि तमक श्वास ये श्लेष्म प्राय व्याधि है, वहां पर तुरंत वेगावस्था में उत्क्लेशक आहार देना है, पिप्पली चूर्ण का चाटन करना है और वमन देना है। तो ये सद्यो वमन है। यहाँ पर और एक प्रश्न ऐसा है कि कोष्ठ की परीक्षा कैसे करें। तो यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा दूंगी। कोष्ठ की परीक्षा विरेचन और बस्ती के पूर्व करनी है और उसकी अपेक्षा ग्रंथ में जो बताई है, तो कोष्ठ परीक्षा के लिए कुछ बातें बताई है। जैसे कि मृद्विका से मृदु विरेचन होना, ये मृदु कोष्ठ है। और बलवान विरेचन औषध से भी मल प्रवर्तन नहीं होना, ये बताया है। लेकिन कोष्ठ का परीक्षण करना इसका मतलब है कि सिर्फ मल दोष पक्वाशय का परीक्षण होना ऐसा नहीं है, कि जहां पर दोषों की गति संपूर्ण शरीर में अव्याहत गति से, ये जब बिना अवरोध होती है, दोष योग्य काल में कोष्ठ में आते हैं, अपने अपना कर्म करने के बाद शाखा में जाते हैं, इसमें कुछ भी अवरोध नहीं है। शरीर अगर स्निग्ध है तो ये बात चलती रहती है। तो ये दोष गति समझना, ये जब कोष्ठ मृदु होता है तो दोष गति अच्छी होती है। और कभी किसी कारणवश, किस हेतु के कारण, जैसे रूक्ष आहार है, अध्वागमन है, बहुत दिन से कुछ जागरण चल रहा है, तात्कालिक रोक्षता आ गई है, तो ये नहीं होता है, तो ये हम समझे। तो इस प्रकार से हमें दोषों कोष्ठ की गति समझ में आती है। और एक प्रश्न यहाँ पर है। हाँ, मैं प्रश्न का उत्तर देती हूँ, आप अपने माइक म्यूट रखें। आफ्टर प्रतिमर्शनस्य इन फ्यू केसेस प्रतिमर्शनस्य का एक यहाँ पर एक प्रश्न आता है, में शोधन अपने माइक म्यूट रखे। तो सपना अपना माइक म्यूट रखिए।
यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा है कि 30 to 40 ml ये ग्रंथोक्त मात्रा नहीं है. Sometimes patient can't bear it. I have experienced it in my practice. What should we do? ये किसकी मात्रा, ये समझ में नहीं आ रहा है इस प्रश्न में. तो हाइपरटेंसिव दूसरा प्रश्न में के ऊपर मैं चल जाती हूँ. वमन हाइपरटेंसिव पेशेंट में कैसे करे, तो ये इलेबोरेट करे. तो ये आज के हमारे विषय नहीं है, लेकिन इसका उत्तर मैं जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे देना चाहूंगी. उत्क्लेशन के लिए हाइपरटेंशन में उत्क्लेशन के लिए बनाना देना क्या नहीं. अभी देखो, ये बनाना उत्क्लेशन के लिए देना ये आजकल हमारा प्रैक्टिस है, कुछ वैद्य जो हम करते हैं, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं है कि हम बनाना ही दे. उत्क्लेशन आहार के लिए कुछ गुण बताए हैं, जो अभिसंधि हो, वो श्लेष्मकर हो, ऐसे है. तो दधी मत से दे सकते हैं, शिकरण दे सकते हैं, नहीं तो खिचड़ी में थोड़ा घी डाल के भी दे सकते हैं, नहीं तो दूध और गुड़ उसके साथ में रोटी खाने से भी उत्क्लेश होता है. अभी और जो क्वेश्चन है, सद्योवमन में काल का निर्णय कैसे करें. सद्योवमन भी दो प्रकार का होता है, कि जैसे कि हमें तमक श्वास में वेगावस्था में सद्योवमन देना है, तब काल की अपेक्षा नहीं रखेंगे. जब हमारे पास अत्ययिक अवस्था में रुग्ण आ गया, हमें वमन देना है, लेकिन पूरी प्रिकॉशन के साथ लेना है. लेकिन अगर हमारे पास जीर्ण प्रतिशय का रुग्ण है और उसको हमें सद्योवमन देना है, तो उस रुग्ण को 2 दिन स्वेदन दे के तीसरे दिन सद्योवमन ही, लेकिन कफकाल में हम दे सकते हैं. लेकिन अगर अम्ल पित्त का रुग्ण आ गया, वो स्वयं प्रवृत्त छर्दी लक्षण लेते आया है, तो इसको कल तक रुको ऐसा नहीं बोलेंगे. तभी उष्णोदक पान, सैंधव जल या पिप्पली फांट ऐसा दे के हम वमन कर सकते हैं. तो सद्योवमन ये अत्ययिक अवस्था में सद्योवमन या श्लेष्म बलवान होने से हमने प्लान किया है रुक्षण के लिए सद्योवमन, ऐसी दो प्रकार का होता है. तो उसके अनुसार हम काल का निर्णय कर सकते हैं. अनुवासन या मात्रा बस्ती रात्रि में दे सकते हैं क्या. यहाँ पर सिर्फ मात्रा बस्ती का निर्देश हम कर सकते हैं, क्योंकि मात्रा बस्ती के लिए बहुत कम मात्रा है. ये सभी को कभी भी देने का ही इसका प्रयोग है, इसकी मात्रा ही कम होती है. लेकिन जो अनुवासन बस्ती है, जो बलवान स्नेह प्रधान बस्ती है, उसको हम रात में नहीं दे सकते. पार्श्व छिद्र के बारे में कुछ भी मैम बताते हैं या उनको ही नहीं पता होता कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो हम कुछ वमन करवा देते हैं उनको, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कभी, मींस इट्स लाइक अ बिग इमरजेंसी. तो क्या नहीं आप लिख हाँ के जी भेजेंगे तो अच्छा होगा. लिखने में एक्चुअली आई एम नॉट राइटिंग. मैं जस्ट मैम जस्ट लिसन, जो मैं समझाना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि बाय राइटिंग आई विल नॉट बी गिव यू द मच डिटेल्स. मैम ये है कि जैसे पेशेंट को नहीं पता होता कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मींस नो सिम्टोमेटिक नहीं होता, और हम वमन देते हैं उसको, उसके बाद उसको वो प्रॉब्लम आ जाती है इमरजेंसी, मींस लाइक ड्यूरिंग वमन. तो जो इमरजेंसीज आती हैं तब अंजाइना एंड कभी कभी एमआई की, तो हमें तब एकदम से क्या करना चाहिए. नहीं ये देखो, एक तो पहली बात है कि कोई भी पंचकर्म ये बहुत सिंसियरिटी से करना आवश्यक है. जैसे कि हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेटिव प्रोसीजर को लेने के पूर्व जैसे फिटनेस लेते हैं, उसी प्रकार हमारे रुग्ण को वमन या विरेचन या बस्ती कोई भी प्रायः शोधन उपक्रम करने का जो निर्णय लेते हैं, उसके पूर्व हमें रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा इसका पूरा अच्छी तरह से निर्णय करना आवश्यक है. ऐसा हो नहीं सकता कि रुग्ण को पहले कुछ भी नहीं है और क्वाथ देने के बाद ही अंजाइनल पेन होगा, ऐसा मैं नहीं समझती ऐसा होगा.
इसके पूर्व अपना परीक्षण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वमन के समय में जब उत्क्लेशित द्रव्य छर्दन के साथ बाहर आता है तो डायफ्राम से प्रेशर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक हृदरोगी को कभी भी छर्दी नहीं होती, हृदरोगी को छर्दी तो होती है ना, लेकिन अगर हमें पहले ही समझ में आ गया कि इसको हृदद्रव है, हृद दौर्बल्य है, हृद स्पंदन अधिक है, या उसका नाड़ी का गति में से हमें कुछ अलग बात समझ में आ गई है, तो ये हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि इसको वमन देने के साथ साथ हमें हृदय का परिरक्षण करना चाहिए। और तब जाके हम आकंठपान बार बार न करें, कुछ द्रव्य दे, 48 मिनट्स तक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें, दोष गति में आने के बाद आमाशय में आ जाएंगे, एक अच्छी सी छर्दी हो जाएंगी, उसमें बहुत सारे दोष जाएंगे। ये निश्चित नहीं है कि हम उसको प्रेशर डाल के बार बार अकंठपान पुनः पुनः पान और फिर उसको ज्यादा ये करे। मैंने माइट्रल वॉल स्टेनोसिस, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, ब्रेडिकार्डिया, ये सभी डायग्नोसिस होते हुए ऐसे पेशेंट को भी वमनार्ह व्याधि है तो पूरी प्रिकॉशन के साथ वमन चिकित्सा देने का कुछ प्रयास किया है मेरे गुरुवर्य के साथ। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वमन देते समय कुछ हो गया, और अगर वमन देते समय रुद्रग्रह ये व्यापक हो गया तो इसका मतलब है कि वमन औषध की मात्रा ज्यादा होगी या सामावस्था। बहुत बार सामावस्था में दोष रसगत सामावस्था होने के बाद वो सभी तरफ स्रोतोरोध करते हैं, वो हृदय में क्यों नहीं करेंगे? उसका परिणाम रुद्र होगा, रुचूल होगा या चेस्ट पेन होगे। तो कोई भी पंचकर्म करने के पहले हमारा रुग्ण का परीक्षा, रोग की परीक्षा और रोग और रोगी की परीक्षा अच्छी होना बहुत आवश्यक है। जब बृहत वमन की बात होती है तब कई वैद्य स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, घृतपान शुरू करते हैं। यह कितना योग्य है? तो अभी देखो वैद्य क्या करते हैं, क्या योग्य है ये अयोग्य है, ये मेरे बताने का अधिकार नहीं है। ग्रंथ में जो बताया है कि वमन कर्म करने के पहले वमन शास्त्रोक्त, ग्रंथोक्त, विधियुक्त स्नेह स्वेदन पूर्वक वमन, ये भी बहुत अच्छा चिकित्सा उपक्रम है। सभी जगह सद्य वमन नहीं कर सकते। बृहत वमन, लघु वमन, ये हमने उसको दिए हुए उसके प्रकार है। लेकिन जब स्नेहपान पूर्वक उत्क्लेश करके हमें वमन देना है तो उसके पूर्व योग्य स्नेहपान, योग्य स्वेदन, योग्य बाह्य स्नेहन स्वेदन, पूर्व कर्म, ये सब करना चाहिए, और ये सब करने के बाद व्यापद नहीं होते। अभी घृतपान के लिए पेशेंट तैयार नहीं होते, ये बात ऐसे रुग्णों को, जैसे कि जो रुग्ण खुद की ही सोचते हैं, वैद्यों का नहीं सुनते, ऐसे रुग्णों के लिए ऐसी इस प्रकार के चिकित्सा बलवान उपक्रम की तरफ न जाए। उनको बोलते रहना फिर कि आपको हेतु भी नहीं छोड़ेंगे और चिकित्सा भी परिपूर्ण नहीं लेंगे, तो ये कैसे होगा? ऑपरेशन के समय हम बोल सकते हैं क्या कि हम एनेस्थेसिया नहीं देते हुए ट्रीटमेंट करेंगे? ये जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण पूर्व कर्म है और हमें उसका आग्रह करना बहुत आवश्यक है। इसमें कुछ विकल्प हम जरूर कर सकते हैं। अगर स्नेह द्वेषी है तो विचारणा स्नेह का प्रयोग करे, अगर स्नेह द्वेषी है तो मात्रा बस्ती से स्नेहपान करे, कुछ अन्य मार्ग से भी स्नेहन करके दोषों का उत्क्लेश हो सकता है। लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए हमें थोड़ा संहिता के ओर जाना, उसका अध्ययन करना, रुग्ण के ऊपर अच्छा अनुभव लेना, ये सभी बातें निश्चित रूप से जरूरी है। श्लेष्मावरोध अवस्था में विरेचन का जो व्यापद है, तो श्लेष्म वृद्ध में विरेचन का व्यापद होता है। इसका मतलब विरेचन द्रव्य अधोभागहर है, अधोभाग में दोष को लेके जाते हैं, और बलवान श्लेष्मा है तो वो भी अधोभाग में जाएगा। और पक्वाशय में श्लेष्मा जाने के बाद
क्या होगा? तो प्रवाहिका होगी, क्योंकि जब निराम परिपक्व पुरीश पक्वाशय से गुद मार्ग से जाता है तो वहां पर कटुभाव होना आवश्यक है। इसका मतलब वो संपूर्ण स्रोत स्वच्छ विशद होना आवश्यक है। श्लेष्मा पक्वाशय को विशद नहीं रख सकता, इसका परिणाम होता है। यहाँ पर रुक्षण चिकित्सा करनी चाहिए और रुक्षण में हमें चूर्ण, आसव, आरिष्ट इस प्रकार के औषध देना आवश्यक होता है। Any modern diagnosis should be done before एक ऐसा पूछना है, माइक म्यूट रखे प्लीज, कि वमन के पूर्व ईसीजी करना आवश्यक है क्या नहीं? तो जैसे कि माइक म्यूट रखें, जैसे कि प्रोटोकॉल के में जो बातें पूर्व कर्म में आती है, तो अगर हमारे पास जो रुग्ण है उसने ऐसा बता दिया कि मुझे इसके पहले IHD था, उसके लिए मैंने कुछ चिकित्सा ली थी, अभी भी मेरा इकोस्प्रिन भी चल रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव भी चल रहा है, और अभी मुझे आपने वमन बताया है, तो ईसीजी करना या इन्वेस्टिगेशन करना इसका मतलब आधुनिक चिकित्सा करना ऐसा नहीं है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर हम करेंगे, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेंगे और वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के साथ हम चिकित्सा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये समझ में आ गया कि उसको रुद दौर्बल्य है, जैसे कि हमें रुद स्पंदन के परीक्षण से भी ये समझ में आता है, तो हम बलवान औषध नहीं देंगे, ज्यादा बलवान शोधन नहीं करेंगे। रुद रोग को भी छर्दी होती है, अतिसार होता है, तो उसी मार्ग से तो हम दोष निकाल रहे हैं ना, तो उस निकालते समय हम कुछ का जो प्रिकॉशन लेना है वो हम इस इन्वेस्टिगेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। व्यापक नहीं होना, इसके लिए आप क्या करते हो, क्या स्क्रीनिंग करते हो, ऐसा एक प्रश्न है। तो सबसे पहले रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, ये बात हो गई। इसमें रोग की परीक्षा आधुनिक इन्वेस्टिगेशन के साथ ही अगर हमारे पास रुग्ण आ गया तो उसके लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस भी मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने वाघोली में एक प्रोटोकॉल बनाया था कि हर एक वमन के पेशेंट का ईसीजी हम करके लेते थे, क्योंकि एक दो बार जब बहुत परेशानी हो गई, बहुत हमें व्यापक के समय बहुत हमारी परेशानी हो गई, हमें बहुत एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, फिर चिकित्सा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ हुआ था। जैसे कि एक बार वमन में ऐसा हुआ था कि इतना बलवान रक्तस्राव हुआ था और फिर जाके वो पेशेंट का पता चला कि वो फॉरेनर था और उसको नियमित रूप से बियर पीने की आदत थी, तो मद्यपी था। इसका परिणाम आमाशय में जो सीराक्षोभ है वो जल्दी हो गया और प्रथम वेग के साथ कफ के साथ रक्त आना यह शुरू हो गया। लेकिन उसको श्लेष्मा भी था, तो श्लेष्मा तो हम नहीं रुका सकते, श्लेष्मा तो बाहर आना चाहिए, नहीं तो व्याधि वृद्धि हो जाएगी या कोठ, कंडू, उदर ऐसे व्याधि हो जाएंगे। तो हमने हर एक वमन द्रव्य में थोड़ा वासाकल्प डाल के उसको वमन दिलाया और फिर वही रुग्ण जब सेकंड टाइम तमक श्वास के लिए मेरे पास आ गया, क्योंकि एक वमन होने के बाद 2-3 साल के लिए उसको कुछ नहीं था और 3 साल के बाद फिर वो आ गया, तो उसके पूर्व मैंने वमन के पूर्व आरटी ट्यूब, सर्जरी का एक आदमी मेरे साथ में, आइस ट्रे सब साथ में रखा था, क्योंकि ऐसा हो तो ये सब लगेगा, लेकिन लगा नहीं। तो ऐसी प्रिकॉशन हम स्मरण पूर्वम अतिक्रमम इसके साथ रख सकते हैं। और कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर हमें करना है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ठीक हो, अगर इंटरप्रिटेशन ऐसा हो और हम डर गए और शोधन ही नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं है। इंटरप्रिटेशन ठीक हो, हमें भी उसका थोड़ा नॉलेज हो, ये सब करते हुए हमें चिकित्सा करनी चाहिए।
पोस्ट बैरेट्रिक पेशेंट्स में हम शोधन कर सकते हैं क्या? हाँ, पोस्ट बैरेट्रिक पेशेंट अगर पूरी सर्जरी होने के बाद वो श्लेष्म प्रबल अवस्था में आ गया तो कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेलो मैडम, विरेचन औषधि आपने पित्त काल में पित्त काल में बताया, तो पित्त काल में हम समय कौन सा लेंगे? दोपहर में, क्योंकि सुबह औषधन औषधि प्रातः काल में दी जाती है, तो विरेचन औषधि कब देंगे, सुबह में की या दोपहर में? वमन का औषध सवेरे 7 से 8:30 बजे तक, और पित्त काल में इसका मतलब सवेरे 10 से 11 बजे तक मैं विरेचन का औषध देती हूँ। कोई वैद्य विरेचन का औषध जैसे कि प्रहर के अंतिम अवस्था में 4 बजे भी उठ के देने को बोलते हैं और उनके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मैं मेरा जो शोधन का औषध विरेचन के लिए देती हूँ वो पित्त काल में श्लेष्म काल गते ज्ञातवा, प्रथम प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर जाने के बाद जो शुरू होता है, वहां पर पित्त काल में 10 बजे के बाद कुछ लघु उष्ण अनभिसंधि आहार देने के बाद मैं विरेचन औषध देती हूँ। वमन में 2 दिन और विरेचन में 3 दिन विश्राम क्यों दिया गया है, ऐसा एक प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये समझना आवश्यक है। वमन में 1 या 2 दिन और विरेचन में 2 या 3 दिन विश्राम दिया है। तो वमन के लिए श्लेष्मा बलवान होना आवश्यक है। स्नेहपान से श्लेष्मा बलवान होता है, तो उसके लिए 1 ही या 2 दिन विश्राम देना है, तब हम उत्क्लेशिक आहार देके श्लेष्मा को और बलवान करते हैं। लेकिन विरेचन में मंद कफस्तु सम्यक, विरिच्यते मंद कफस्तु सम्यक, ऐसा ग्रंथकारों ने बताया है। इसका मतलब है कफ कम होना आवश्यक है। तो विश्राम दिन में, विरेचन में स्नेहपान खत्म होने के बाद जो विश्राम दिन है, यहाँ पर आहार की भी ऐसी योजना है जैसे कि श्लेष्मा न बढ़े, और हमने स्नेहपान भी छोड़ दिया है, रुका दिया है। तो लघु उष्ण अनभिसंधि आहार से श्लेष्मा भी नहीं बढ़ना चाहिए, और पहले स्नेहपान से जो बलवान श्लेष्मा है उसका भी क्षय होना चाहिए। इसलिए विरेचन के पूर्व 2 या 3 दिन विश्राम दिन देना है। वमन में 1 मुहूर्त नहीं रुके तो व्यापद हो सकते हैं क्या? तो इसमें हो सकते हैं या हर बार होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 1 मुहूर्त तक रुकना नहीं पड़ता, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। लेकिन हमारी खुद की तैयारी रहनी चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा 1 मुहूर्त तक रुकेंगे, क्योंकि 1 मुहूर्त तक जो वमन के द्रव्य का काम है, जो शरीर में जाके वमन का द्रव्य आमाशय के अंतस्त्वचा पे भी काम करता है, और मस्तिष्कगत जो वमन केंद्र है वहां पर भी काम करता है। आमाशय के अंतस्त्वचा को वो क्षोभ करता है, और व्यवायी विकासी गुण के कारण अणुप्रवण भाव से वो वमन द्रव्य साक्षात रस धातु से जो मस्तिष्कगत वमन वामक केंद्र है उसको भी उद्दीपित करता है। और जब ये दोनों काम होते हैं तो ही जाके संपूर्ण शरीर में उत्क्लेशित हुआ श्लेष्मा खींच के आमाशय में आता है, और एक साथ 1 ही या 2-3 वेग में ही संपूर्ण शरीर में से बाहर जाता है। तो इसलिए आकंठपान छर्दी ऐसा करने से क्या होता है, पहले 1-2 दिन में कुछ भी श्लेष्मा अगर नहीं आया तो उसमें ही पेशेंट थक जाता है। तो इसलिए द्रव्य दे दे, प्रतीक्षा करे, लेकिन आज तक निर्णय अच्छा हो, योग्य काल हो, पूर्व कर्म अच्छा हो तो 1 मुहूर्त तक काल नहीं लगता। एक पहले थोड़ा स्वेदागम, उसके बाद रोमांच, उसके बाद आस्यस्राव, उसके बाद कुक्षी वृद्धि, रुल्लास और वमन, ये सभी मैक्सिमम 15 मिनट में निश्चित रूप से होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। अभी स्नेहपान का जो प्रश्न है वो अपने आज के विषय में ये नहीं है, तो वो ग्रुप पे देखेंगे इसका उत्तर। वमन और विरेचन का अयोग हो तो क्या दूसरे दिन कर्म रिपीट करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। कोई भी कर्म का अयोग हो तो
प्रश्न में ही इसका उत्तर है कि उस दिन कुछ नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी औषधीय द्रव्य का परिणाम थोड़ा देर से मिलता है। ऐसा भी हुआ है कि विरेचन सवेरे दे दिया 10 बजे और 2 बजे तक विरेचन द्रव्य देने के बाद 2 घंटे तक वेग नहीं आते, 2 घंटे के बाद शुरू होते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे के बाद, और शाम तक रुकते हैं। अगर लेकिन 10 बजे औषध दिया, 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ, फिर एक इच्छा वेदी दे दो, ऐसा नहीं करना है। उस दिन हमें प्रतीक्षा करनी है। कभी कभी कोष्ठ की गलती से, कोष्ठ न समझने की गलती से दोष देर से छूटते हैं, और जब देर से छूटते हैं तो शाम को भी विरेचन शुरू होता है, या वमन का वेग भी शाम को एक बहुत अच्छा बलवान वेग आता है, सभी दोष जाते हैं। तो उस दिन हम रुके, उस दिन हम प्रतीक्षा करें, और दूसरे दिन अगर हमें जरूरत है तो औषध का प्रयोग करें। लेकिन कभी भी दूसरा औषध देने के समय ये निश्चित रूप से समझे कि बलवान औषध देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि पहले औषध शरीर में गया है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम होने वाला है। एंटी डायबिटिक मेडिसिन का क्या करें हम पेशेंट के शोधन के समय? तो बहुत बार मैं पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ये मेडिसिन चलते हैं, और ब्लड थिनर। तो इसमें डायबिटिक के मेडिसिन, थायराइड का मेडिसिन या ब्लड थिनर जैसे मेडिसिन एक दिन वमन के दिन, विरेचन के दिन अगर नहीं लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाइपरटेंशन का मेडिसिन उस दिन नहीं लेना, देना या नहीं लेना, ये हम ब्लड प्रेशर ऑब्जर्व करके ही डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं तो ऐसा करती हूँ कि हाइपरटेंशन का मेडिसिन लेने को बोलती हूँ। कभी कभी हाइपरटेंशन का मेडिसिन नहीं लिया, इसके कारण मानसिक कारण ही पेशेंट को रुद्र होता है। तो हाइपर, और ये बोलना डायबिटीज का एक दिन नहीं लिया, थायराइड के एक दिन लिया, ब्लड थिनर एक दिन नहीं लिया तो कुछ परिणाम नहीं होने वाला है। हम पेशेंट को आश्वासित करेंगे तो कुछ नहीं होता। जस्ट पेशेंट को कभी भी वमन ना दिया हो उसे रुक्षण देकर विरेचन दे सकते हैं क्या? डायरेक्टली विरेचन भी श्लेष पित्त प्रधान अवस्था में हम दे सकते हैं, और वमन विरेचन के पूर्व वमन देना ये इसलिए है कि हमें श्लेष्मक्षय करना है। लेकिन रुग्ण में श्लेष्म बलवान नहीं है तो हम डायरेक्टली विरेचन के ऊपर जा सकते हैं। ड्यूरिंग वमन अगर रक्त चंद्रिका आ गई तो वमन के साथ साथ अगर श्लेष्मा भी पतन हो रहा है तो हम जो द्रव्य देते हैं वमनोपग, उसमें थोड़ा वासाकल्प या दुर्वाकल्प डाल के दिए तो फायदा होता है। लेकिन अगर केवल रक्त है, जीवादान जैसा व्यापद है, केवल रक्त आ रहा है तो हमें रुकना चाहिए, और फिर स्तंभन के लिए शीत जल या वासाकल्प इस प्रकार के औषध देना आवश्यक है। तो मुझे लगता है अब हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का समावेश करने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन आप सभी का जो उत्साह है और सभी का जो प्रयास है सुन के प्रश्न पूछना, वो भी बहुत अभिनंदनीय है। तो बाकी के प्रश्नों के उत्तर हम हमारे ग्रुप पे चर्चा करेंगे, और मैं जितना हो सके उतना सभी का उत्तर देने का प्रयास करूंगी, और आपके सभी के संपर्क में रहना पसंद करूंगी। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी का उत्साह और अभी सभी का समावेश मुझे बहुत आशादायी और सफलताजनक लग रहा है। लेक्चर में और प्रश्नोत्तर के सेशन में जो कुछ योग्य है और जो कुछ अच्छा है वो सभी मेरे गुरुवर्य कैलाशवासी बिंदु माधव कट्टी सर, आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर, और जो जो लोगों ने मेरे साथ पंचकर्म के साथ काम किया है। पंचकर्म चिकित्सा करना ये एक अकेले वैद्य की काम नहीं है। जब इंस्टीट्यूट लेवल पर हम चिकित्सा करते हैं तो जहां पर जब मेरे साथ मेरे जो हाउसमैन, रजिस्ट्रार्स या मेरे पंचकर्म वैद्य, मेरे डिपार्टमेंट के लोग
ये सभी ने जो मेरे साथ में काम किया है उनके कारण ही मैं थोड़ा सा अनुभव मेरे साथ में मिला सकी है और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और जो रुग्णों ने मेरे साथ मेरे पास से जो चिकित्सा ली है वो रुग्णों का भी धन्यवाद अदा करके मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा हुआ। मैडम जैसी वक्ता और पंचकर्म व्यापक जैसा विषय, इन दोनों के संयोग से आज भोजन के बाद की जो मधुरावस्था प्राप्त होती है या आती है, उसका शायद किसी ने भी महसूस नहीं किया होगा। व्याख्यान बहुत ही अच्छा हुआ। जैसे चिकित्सा यशस्वी होने के लिए परिपूर्ण चतुष्पाद की आवश्यकता होती है, वैसे ही आज पंचकर्म व्यापद में कौन सी चीजें अपूर्ण होने से वो यशस्वी नहीं होते, या उस व्यापद में चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में अमूल्य मार्गदर्शन हमें वैद्य गयाळ मैडम जी से आज प्राप्त हुआ है। मैडम का इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। धन्यवाद मृणाल। धन्यवाद। धन्यवाद मृणाल। थैंक यू। इसी के साथ आज का कल का शेड्यूल बोलेंगे और फिर हम रुकेंगे। यस मैम, यस सुलक्षणा मैडम बताएंगे Yes, कल का। हाँ, यस मैम। ऐकलं का? धन्यवाद रेणुकाताई, धन्यवाद मृणाल। इसी के साथ आज के दिन का सत्र यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। कल का सत्र सुबह 9:30 9:30 बजे 9:30 बजे चालू होगा। कल के पहले सत्र में फिर से वैद्य धर्माधिकारी सर हमें गाइड करेंगे और आपके माइक म्यूट करेंगे प्लीज। कल का सत्र शार्प 9:30 बजे चालू होगा, तो सब 9:30 बजे शार्प मिलेंगे। धन्यवाद।